हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास की जो पेडागोजी की आपकी सीरीज चल रही है। यहाँ हम आपको 400 क्वेश्चन पूरे करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे। हम चलते हैं, इन क्वेश्चनों को आप पूरे कर लोगे तो आपको अपनी पढ़ाई में अपने आप ही एक अंतर समझ में आएगा। हम चलते हैं, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार की अभिप्रेरक है। जो उपलब्धि है, आवश्यकता किस प्रकार की अभिप्रेरक है, जैविक है, प्राथमिक है, सामाजिक है या असामाजिक है। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सामाजिक। सामाजिक है। उपलब्धि आवश्यकता, जो उपलब्धि करते हैं हम, उपलब्धि हम कहाँ करते हैं? हम उपलब्धि का मतलब है समाज में हम सबसे उच्च उस पर कोटि पर पहुंच गए हैं, हमने अच्छा काम किया है, वही तो हमारी उपलब्धि होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। बुद्धि, आवश्यकता, दंड और प्रोत्साहन। पूछा क्या है कि निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। मतलब एक चीज ऐसी है जो नहीं होगी तो आपको उसके बिना आपके अंदर प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। आप देखेंगे सबसे मोस्ट आपको लग रहा होगा बुद्धि होगी, बुद्धि से जाना जरूरी है। बुद्धि तो कभी कभी किसी में कम बुद्धि होती है, मगर मेहनत करके वो भी बुद्धि मेहनत से बड़ी नहीं है। मेहनत से बुद्धि आती है, बुद्धि जन्मजात नहीं आती है, मेहनत करते हैं। आवश्यकता लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, हमें आवश्यकता है। वही है ना, कोहलर ने कहा है कि सूझ का सिद्धांत, जब आवश्यकता होती है तो सूझ अपने आप आती है। जब आवश्यकता बढ़ती है तो कार्य करते हैं तो समस्या आती है, समस्या आएगी तो हमें समस्या को सॉल्व करने की सूझ है वो हमारे अंदर आ जाएगी। तो आवश्यकता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है जाति, बुद्धि, प्रेरणा, आत्मविश्वास पर। आत्मविश्वास, बुद्धि, रुचि, प्रेरणा पर। लिंग, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर। अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिरुचि, शारीरिक बनावट से कुछ नहीं होता। छात्रों को निष्पत्ति निर्भर करती है, बच्चा सीख क्या रहा है, क्या उसे चाहिए, कैसे अपनी कामयाबी हासिल करेगा, उसके लिए बच्चे को क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे में आत्मविश्वास होगा कि मैं काम कर सकता हूँ, बुद्धि होगी, रुचि होगी, प्रेरणा होगी, उसे कहीं से प्रेरणा मिल रही है कि आप कर सकते हो बेटा। रुचि अपने को जिस काम में होती है वहां में अपने आप ध्यान लग जाता है, अपने आप बुद्धि आ जाती है। आप देखोगे, आप पैसे गिन रहे होगे, किसी को कोई भी पैसे गिनता है तो बड़ी रुचि, मतलब उसका ध्यान नहीं भटक सकता। कोई भी आवाज आती रहे, कुछ आती रहे, पैसे गिन लेगा। उससे कुछ कहें कि बेटा ये काम कर दो, या बड़े हो आपसे कहें तो आप कहेंगे इतनी आवाजें आ रही हैं, मुझे यहाँ कुछ याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगी मुझे। और जब पैसे गिनते हैं तो रुचि, जो कार्य रुचि का होता है वो कार्य वो आवाज में कछु में भी कर सकता है। तो वहाँ आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बुद्धि भी आती है, प्रेरणा भी जरूरी है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका कोई जैविक आधार नहीं है? भूख का, प्यास का, काम का और संबंधन का। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से किसका कोई जैविक आधार नहीं है, जिससे जैविक से इसे यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ देख रहे हैं संबंध, काम कार्य तो अपना होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करना ही है। भूख प्यास काम, हमें अपनी दैनिक क्रियाएं करना है, हमें लेटरिन बाथरूम जाना है, नहाना है, तो ये काम हो गया। तो ये तो जरूरी है, संबंध जरूरी नहीं है। संबंध हमारे यह जैविक आधार में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लेंथी क्वेश्चन हो गया। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ क्या है? आंतरिक प्रेरणा है, गणितीय प्रेरणा है, आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा है या बाह्य प्रेरणा है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि बच्चे को मोटरसाइकिल कह दी। जब बच्चे को पुरस्कार दंड या दिया जाए तो ये बाह्य प्रेरणा में ही आता है। यह क्या है? बाह्य प्रेरणा बच्चे को है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आने लगेगा क्या है चीज से क्या है। अभी प्रेरणा वर्णित होती है ज्ञान आत्मिक जागृति द्वारा, भावना आत्मिक जागृति द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अभी प्रेरणा मीन्स मोटिवेट,
और इससे पहले जो क्लास रही है उन्हें भी पढ़ लेना आप, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अभिप्रेरणा उससे संबंधित कितने क्वेश्चन आए हैं। ज्ञानात्मक जागृति, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। भावात्मक, तो हमें ज्ञान भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए, तभी हम मोटिवेट होंगे, और दोनों ऑप्शन राइट हैं, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा सोचने योग्यता का विकसित करती है, पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे। हमें सीखने के प्रक्रिया में अभिप्रेरणा किस तरह काम करती है? तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बहुत जरूरी है। स्मरण शक्ति, याद करना, रटना, ये यहाँ हम पेडागोजी में क्या देखना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे मजबूत है, ये बहुत जरूरी है। पेडागोजी में ये नहीं होता आज ये क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएगा, दूसरे गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि महाविचन वो ऑप्शन है, इससे और अच्छा ऑप्शन आ गया। तो आपका राइट ऑप्शन होगा आपका ए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि और विकास का उत्पन्न होना। यहाँ इसके चक्कर में ये गलत हो गया, स्मरण शक्ति, रटना, बच्चों को एक दिशा में सोचने की, एक दिशा में बच्चों को बहु दिशा देना है ना, एक दिशा में, एक दिशा गलत हो गया। पीछे सीखी हुई को नए अधिगम से अलग करना, ये कौन सा अभिप्रेरक होगा कि हमने पहले सीख ली और उनको अलग कर दो? अरे हमको तो उन्हीं में जोड़ते जाना है और सीखते जाना है। ये ऑप्शन इसलिए आपका राइट हुआ। कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? भूख, कामुकता, प्यास, उपयुक्त सभी। हमें पूछा है कौन सी कम जरूरी है, मगर यहाँ पर भूख, कामुकता, प्यास, उपयुक्त सभी, जी हमें मूलभूत आवश्यकता, उपयुक्त सभी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा के स्रोत से मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, आवश्यकता, अंतर्निरोध। आप देखेंगे यहाँ मूल प्रवृत्ति है वो अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित नहीं है। मूल प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा हम बाद में आती है, पहले हमें मूल प्रवृत्ति आती है। मूल प्रवृत्ति तो अभिप्रेरणा हो ना हो, मूल प्रवृत्ति तो रहेंगी, इसलिए ये संबंधित नहीं है। अंतर्निरोध का मतलब होता है बच्चे में विचार करना, नई चीजों को सीखना, तो ये भी उसमें मोटिवेट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरस्कार और दंड, हमने इसे अभी आपको पढ़ा। ये सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक है। हमने देखा ना ये बाह्य प्रेरक है, बाहर से मिलते हैं ये प्रेरक। ये प्रेरक हमको कहाँ से मिलते हैं? बाहर से मिलते हैं। ये क्या है? यह कृत्रिम प्रेरक है, मतलब हम देते हैं तो कृत्रिम उपग्रह है। तो ये कौन सी है? कृत्रिम आपके प्रेरक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिवादिता, पुरस्कार और दंड, परिणाम का ज्ञान। आप देख रहे होंगे आपको बाह्य अभिप्रेरणा भी हमने पढ़ी ना, बाह्य अभिप्रेरणा, दंड और पुरस्कार, पापा मोटरसाइकिल लगा रहे हैं, ये सब अब बाह्य अभिप्रेरणा है। तो आपको प्रशंसा दे रहा है या दोष दे रहा है कोई कि तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने नहीं किया, तो ये सही है। प्रतिद्वंद्विता, ये भी सही है। पुरस्कार और दंड, ये भी सही है। परिणाम का ज्ञान, ये इसमें नहीं आ रहा आपका। वो आपने पेपर दिया और उसको आपका रिजल्ट बता रहे हैं कि इसका आपका जो साल भर का जो परिणाम है उसका ये आया है आपका, तो ये आपका सही कैसे हो जाएगा? तो आपका 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन के किस शब्द से बना है? जो लैटिन के किस शब्द से बना है? हाँ, इसकी हिंदी हो गई, इंग्लिश में ही होना थी। भावना, इमोवियर, इमोवर्स, उत्साह है। यह था आपका इमोशन। जो इमोशन था इसका हम आपको देख के बताते हैं। 72 जो इसका रूपांतरण होगा आपका, ये होगा इमोवियर। क्या होगा आपका? यहाँ देखा इमोवियर लिखा तो इनने है, लिखा तो इनने सही है, हिंदी में लिख गया इमो, आर ई, इमोवर।
ये आपका इमोवर होगा, इमोशन का। ये इमोवर शब्द है जो लैटिन के भाषा से लिया गया है। इमोवर कहीं आ जाता है, इंग्लिश में लिखा आएगा, ये टाइपिंग में हिंदी में कर दिया, इसलिए इमोवर। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। आपको अलग अलग है, आदतें हम बाद में बना लेते हैं। भूख, प्यास, नींद, ये हमारी जन्मजात प्रेरक हैं। शिक्षण की खेल कूद, खेल कूद, कूद नहीं होगा, कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजी शास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। आप देख रहे होंगे शिक्षण की खेल कूद विधि है ना, वो सिद्धांत आधारित है। बच्चे का खेल कूद से क्या होता है? बच्चे की वृद्धि होती है, बच्चे का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो जी वाला ऑप्शन इसी के अंदर आ जाएगा। और नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हम क्या लगा रहे हैं, बी, बी ऑप्शन राइट है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है वो हमें खेल कूद की विधि से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी प्रेरणा की व्याख्या पर की जा सकती है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर, किसने कहा है? अभी हमने, आप पहली क्लास में देखेंगे उसमें भी इसके बारे में पढ़ाया है। मैकडूगल ने 14 मूलभूत आवश्यकताएं दी गई हैं। मैकडूगल इसका राइट ऑप्शन होगा। आप और पहले से पढ़ लोगे पूरी क्लास है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ये खाली स्थान दिया है यहाँ। किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने पर, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने पर, कक्षा में एक कदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम परिस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। हमें पूछा है कि किसके अभिप्रेत शिक्षण के संकेत माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने पर, कक्षा में एकदम खामोशी। एकदम खामोशी ये गलत है। एकदम खामोशी विकास का कारण नहीं बनेगी आपकी। एकदम खामोशी क्या नहीं बनेगी? एकदम खामोशी आप, इससे बच्चे में क्या नहीं होगा? इससे बच्चे में विकास नहीं होगा। बच्चे को तो कैसा चाहिए कि कोई बोलता रहे, चालता रहे, ऐसा बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अधिकतम कैसे हो जाएगी? जितने बच्चे पहले से मैनेज करेंगे ना, कितने बच्चे बैठते हैं उतने ही बच्चे बैठेंगे। अधिकतम कैसे हो जाएगी? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य तो देगा। इससे अभिप्रेरक नहीं, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने पर। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे, शिक्षक खुद वो अपने अंदर से आंतरिक बात से पूछेंगे कि सर मैं ये नहीं आ रहा, तब सर उसे बताएंगे, समझाएंगे, तब बच्चा क्या होगा? अभिप्रेरक होगा। आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण रखने की प्रक्रिया अधिगम है, प्रेरणा है, संतुलन है या सृजन है? जो अधिगम है, बच्चा जो अधिगम कर रहा है, क्रिया को आरंभ करने की, जारी रखने की, जो नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, वो क्या होगी बच्चे में? इससे अधिगम होगा, बच्चे में प्रेरणा से होगा, या संतुलित बना रहा है बच्चा? इससे आपको देखना है इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। इससे क्या है? बच्चा आरंभ कर रहा है, जारी रख रहा है, नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, तो बच्चा प्रेरक है, बच्चा प्रेरणा मिली है उसे इस करने की सबकी। तो यहाँ क्या, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पाठ्य योजना की पंचपाद प्रणाली प्रतिपादित किया? जॉन डीवी ने, ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने, हर्बैट्रिक ने। किसने पाठ्य योजना की जो पंचायत प्रणाली है उसे प्रतिपादित किसने किया था? ये हमको यहाँ बताना है, ये किसने किया। यह किया आपका हर्बर्ट ने। किसने किया? हर्बर्ट ने यह किया। पंचपाद प्रणाली आप ध्यान करना, याद रखना, हर्बर्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षा आती है? पूर्व ज्ञान,
प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, समापन का कौशल। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान आप देख रहे हो, प्रदर्शन कर रहा है बच्चा, उद्दीपन कर रहा है, समापन कर रहा है, समापन में तो आएगा नहीं, अपना परिचय दे रहा है बच्चा। बच्चे से आप परिचय पूछ रहे हो तो परिचय में यही तो सुना रहा है पूर्व ज्ञान अपना। आपका नाम क्या है उसे पहले से पता है, आपके पापा का नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, अपना परिचय में बच्चे का बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए। किस बात पर जोर देना चाहिए समावेशी कक्षा में? समावेशी, समावेशी क्या होता है हम आपको बताएं। समावेशी मतलब होता है सभी बच्चे एक क्लास में समाये हों, एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हों। गूंगा, बहरा, अंधा, विकलांग, जो पिछड़े वर्ग से आया हुआ बच्चा, जो ऐसे बच्चे, वो अच्छे वर्ग से भी आया हुआ बच्चा, सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा समावेशी कक्षा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलग करना, अलगाव करना नहीं करना। समावेशी का अर्थ ही यही है, एक साथ बैठा के पढ़ाना। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए प्रदान करना है, इसे बाद में देखेंगे, अभी और देखें हम ऑप्शन। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को नॉन डिफरेंशियल आइसोमोर्फिक निर्देश, ये निर्देश कुछ नहीं देना है। अभिमुखी लक्ष्यों को प्रदर्शन करना है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना है। हर बच्चे के जो सामर्थ्य है उसका, जिसके हिसाब से उसे हमें अधिगम देना है, उसे सिखाना है, उसे अधिकतम मतलब उसे अवसर प्रदान करना है। जो सुन नहीं सकता उसे आगे बिठाना है, जो देख नहीं सकता तो उसे आगे बिठाना है, जल्दी समझ में आ जाएगा। जो बच्चा विकलांग है तो वो वैसे खेल नहीं खेल सकता तो उसको ऐसे खेल खिलाना जो बैठे से खेल ले। जो बच्चा मंद बुद्धि है या पिछड़े वर्ग से आया है तो उसे उसे ईबीसीडी आती नहीं है तो पहले ईबीसीडी सिखाना है। कोई बच्चे को ईबीसीडी आने लगी तो उसे कैट, पैट, जेड, ये ई फॉर एलिफेंट जैसे खाना है उसको। तो जैसा बच्चे का, जैसा सामर्थ्य है बच्चे का, वो बच्चे को अवसर देना है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये समावेशी से आएगा। बार बार क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार सही समझ जाओगे तो आप इसको कर लोगे। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? स्थानांतरित करना, हटो करना, मकसद करना, मूवर्स करना। मोटिवेशन का है आपका, यह भी यहाँ इंग्लिश में होना थी, हिंदी में इनने हो गया है। मोटिवेशन का भी मूव, मूवेयर, यह मोटिवेशन का आपका मूवेयर आए, ये यस नहीं आना है, आर आना है, यस नहीं आएगा। मूवेयर ये था, ये आप तो ये ध्यान करें, यह लैटिन भाषा में इस शब्द से मोटिवेशन शब्द बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, राइट लग रहा है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अंकों के आधार पर बच्चों को नहीं बांटना। ग्रेड प्रणाली चल रही है आजकल, इसीलिए तो। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम पालन करना चाहिए, ऐसा कोई कठोर अटल ये नहीं करना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना है। ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा एक अच्छा अध्यापक है? अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, राइट लग रहा है। विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है, अनुशासन में रखे कोई टीचर तो गलत है। बच्चे को अब क्या है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अनुशासन में तुम नहीं रख सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, सदैव सदैव कोई काम नहीं करना। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करते रहना है, सीखने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सदैव सीखने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना आत्मिक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बार बार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित
प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। पाठ्य पुस्तकों अकेले से तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। प्रतिस्पर्धा यहाँ इतनी जरूरी नहीं है, बार-बार परीक्षा नहीं है। अन्वेषण और संवाद, बच्चा अन्वेषण करेगा, संवाद करेगा, अपनी बात रखेगा, दूसरों की सुनेगा, आदान-प्रदान करेगा भाषा का। वहाँ बच्चे का क्या होगा, बच्चा संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होगी बच्चे की में। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया को बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं है तो बच्चों के सीखने में रुचि नहीं लेते, उन्हें सीखने में कठिनाई होती है, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो रहा है कि जब ये बहुत जरूरी है कि यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रियाएं जो भी हैं वो बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होती है, तो क्या होता है, जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं, उसे खेल सिखा रहे हैं या कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। हम पाठ में कोई ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं तो उसे जो चीज उसने देखी हो, उसने बैलगाड़ी देखी है तो उसे उससे उदाहरण लेकर समझाओ। उसने बैलगाड़ी नहीं देखी, उसने तो ट्रक देखा है, उसने तो ट्रेन देखी है, तो उससे समझाओ। कोई बच्चे ने ट्रेन ट्रक नहीं देखा है, गाड़ी नहीं देखी है, तो उसे बैलगाड़ी से समझाओ। ऐसे उसके जीवन से जुड़ के कोई भी गेम खेल रहे हो तो वो गेम उसने पहले खेला हो, सुना हो, उसकी जीवन से जुड़ा हो, तो उसे वो सिखाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। जब उसके जीवन से कोई चीज जुड़ी नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, बच्चे को सीखने में कोई रुचि नहीं आएगी और सीखने में उसे कठिनाई होगी। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम से क्या भाव है आपका, विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया हो, कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, कक्षा अनुभव, खेलों की क्रीड़ाएं। हमसे पूछा है कि पाठ्यक्रम से क्या भाव, पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम हमारा वो होता है जो हमारे बच्चे की 6 क्लास का बच्चा है, 5 क्लास का बच्चा, आपके प्राइमरी पढ़ा रहे हो आप, 5 क्लास का बच्चा है तो उसके पास जो विषय है, उसके 6 विषय हैं, 5 विषय हैं, जो भी विषय हैं, जो उसके सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट में जो हर सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है, जो चैप्टर में दिया गया है, तो आपका यहाँ देखेंगे विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया, नहीं ये नहीं, कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, जो उसका कोर्स है उसके लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी से हम पाठ्यक्रम कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। अभी हमने बताया आपको समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिस क्लास में सभी बच्चे एक समान बैठ के पढ़ते हैं, वो समावेशी क्लास होती है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, विशिष्ट नहीं करना है, सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि विकलांगों का अलग स्कूल, अंधों का अलग स्कूल, गूंगों बहरों का अलग स्कूल, यह समावेशी कक्षा में नहीं आता है। तो यह गलत हो गया है, एनसीईआरटी में आया है जी। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा पाने का अधिकार, ये आपका सही लग रहा है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण का प्रबंध करना, हमें अभी बताया था। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक नहीं करना है, सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाना है। सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाना है, हमें बच्चों को पृथक नहीं करना है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, वही चीजें आ गई इसमें भी, नामांकित नहीं करना है, ना तो हमको नामांकित करना है, ना उनको विशिष्ट स्कूल में भेजाना है, ना उनको हमें अलग करना है। हमको क्या करना है, दार्शनिक, बी ऑप्शन राइट है, दार्शनिक, ताकि सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन एक से होंगे, एक अलग होगा, तो आपको सम्मिलित नहीं होगा। ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष है, शारीरिक क्षमताएं मनोगत्यात्मक पक्ष है, अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष है, अभिवृत्ति भावात्मक पक्ष है। आप देख रहे होंगे ज्ञान संज्ञानात्मक है, ज्ञान से ही संज्ञान बढ़ता है, संज्ञान कुछ नया करने का, सोचने का, तर्क करने का संज्ञान होता है। शारीरिक क्षमता मनोगत्यात्मक पक्ष है, जिसे मनोगत्यात्मक कहते हैं।
और अभिवृत्ति जो होती है वो भावात्मक पक्ष होता है। अभिवृत्ति जो हम भाव हमारे अंदर आते हैं, अच्छा बुरा देखकर कोई चीज़ बुरी देख गई तो डर का भाव आ रहा है, अच्छी देख ली तो खुशी का भाव आ रहा है। जो भाव होता है उसे अभिवृत्ति बोलते हैं। जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग वह चीज़ है जो बोलते हैं ना, कोई वैज्ञानिक उस चीज़ का अनुप्रयोग कर रहे हैं या वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसका प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे को जो सिखाया जाता है, जो चीज़ें उसका पाठ्यक्रम है, उसके खेल के द्वारा उसे सिखाना, चीज़ों को समझाना, वो अनुप्रयोग होता है, वो भावात्मक नहीं होता है। इसलिए सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। यही हमसे पूछा था, कौन-सा ऑप्शन उसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं? शिक्षार्थी, शिक्षक तथा माता-पिता। शिक्षार्थी, शिक्षक तथा भाई-बहन। शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शैक्षिक पद में प्रौद्योगिकी। शिक्षार्थी, शिक्षक तथा विषय वस्तु। जब एक बच्चा है, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं। एक तो बच्चा जो पढ़ रहा है, एक सर जो पढ़ा रहे हैं और जो जिससे पढ़ा रहे हैं, जो पुस्तकें हैं उसकी। तो 3 यही केंद्र बिंदु हैं। आप डी में देख पाएँगे, शिक्षार्थी है, शिक्षक है तथा विषय वस्तु है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या संकेत करता है? साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं कहा गया है। कहीं बच्चा विद्यालय में असफल हो रहा है तो सिस्टम में कमी है, टीचरों में कमी है। बच्चे अपने आप में एक वैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे ने कहा है, हर बच्चा अपने आप में एक वैज्ञानिक है। उसमें कुछ ना कुछ करने की एक रुचि होती है, वो करता है। इसलिए सिस्टम फेल हो रहा है, बच्चा कभी फेल नहीं होता है। इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों को अधिगम में सहायता करने की असमर्था नहीं है, ये गलत है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। यहाँ पर कभी कहीं बच्चे को गलत नहीं ठहराया जाएगा, स्कूल या सिस्टम को गलत ठहराया जाएगा। कहीं ऐसा ऑप्शन आता है, बच्चे को गलत कभी नहीं ठहराया जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। हमसे अच्छा सफल पूछा है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। क्या हो रहा है कि बच्चा असफल इसलिए हो रहा है कि जो हम देखा है, निर्दिष्ट किया है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ऐसे बच्चे को किस चीज में रुचि आ रही है उससे जोड़ के पढ़ाना है। जो वो भूतपूर्व उसकी जानकारी है, वो जो पहले से जानता है, वो उनसे जोड़ के पढ़ाना है, खेल से जोड़ के पढ़ाना, वो नहीं हो पा रहा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ये आपके यहाँ 30 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास लेंगे, जब तक आप अपना पढ़ता